हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंकर इज अ प्रोपोनेंट ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच टू कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स? तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक उपागम के समर्थक कौन से विचारक हैं? फर्स्ट है मैकाइवर, सेकेंड डाइसी, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू। ए ऑप्शन है कि केवल फर्स्ट एंड सेकेंड है, या फिर ओनली फर्स्ट है, या फर्स्ट एंड थर्ड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सारे ही थिंकर हिस्टोरिकल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज क्या करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप दे सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। मैकाइवर और मॉन्टेस्क्यू दोनों ही हिस्टोरिकल अप्रोच के सपोर्टर हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। साथ में एरिस्टोटल हैं, हेनरी मेन हैं, जेंक्स हैं। इन्होंने भी जो स्टेट को जो डिस्क्राइब किया है वो हिस्टोरिकल बेसिस पर ही किया है। और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए इतिहास के अध्ययन को अपरिहार्य माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द पॉलिटिकल सिस्टम? द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? ए आर्मंड, बी पावेल, सी डेविड ईस्टन, डी जेम्स मैडिसन। बताइए तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आपको कहीं पर बुक एंड ऑथर का कलेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप एक खुद की एक नोट्स प्रिपेयर करिए और उसमें जब भी कोई ऑथर बुक आया करे तो उसे वहाँ पर मेंशन कर लिया करिए, जिससे कि एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आप रिवीजन करने को चाहेंगे तो बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, द पॉलिटिकल सिस्टम बुक है डेविड ईस्टन की। इस बुक का पूरा नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 1953 में 1953 में ये किताब इनकी पब्लिश हुई है, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी के लिए इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बनाया है। अब डेविड ईस्टन का इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम क्या है, इस पर मैंने पहले कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के जो वीडियो आए हैं उनमें मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल की जरूर देखिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस वीडियोस। आपको डेविड ईस्टन का इनपुट और आउटपुट सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम? किसके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था का मूल प्रकार्य है? ए आर्मन एंड पावेल के अनुसार, बी सिडनी वर्मा के अनुसार, सी रॉबर्ट पटनाम के अनुसार, या फिर एसी फाइनल के अकॉर्डिंग। किसका मानना है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मंड एंड पावेल। गैब्रियल आर्मंड और जेरोम पावेल 2 पर्सन्स हैं ये, और इन्हीं का मानना है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो बेसिक फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का। अब ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं? देखिए, जब पॉलिटिकल वैल्यूज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरण होता है तो उसे कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण ही राजनीतिक समाजीकरण होता है। अब ये किसके थ्रू होगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन? ये होगा फैमिली के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। इन दोनों लोगों की एक बुक है, कॉमन बुक है, जिसका नाम है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच। इनकी ये बुक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेशनल चॉइस थियरी? तार्किक चयन सिद्धांत की विशेषता क्या है? ए, institutions also have an impact on the individual selection.
संस्थाओं का प्रभाव व्यक्ति के चयन पर भी पड़ता है। बी, पर्सन नीड डिस्क्रिशन, व्यक्ति को विवेक की जरूरत है। सी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी कल्चर्स एंड वैल्यूज इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं की समझ के लिए समाज, संस्कृतियों एवं मूल्यों की समझ आवश्यक है। डी, राज्य की संरचना सही विवेक व्यक्ति के पास न होने की वजह से कमजोर हो गई है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इज वीकेंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डिक्रीशन। रेशनल चॉइस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सारा ऑप्शन पढ़ लिया करिए। जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में पढ़िए। अगर एक में समझ नहीं आता दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। कभी कभार ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको हिंदी भाषा आती है तब तो आप उसे हिंदी में देख लिया करिए, और अगर आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप उसे इंग्लिश में देख लीजिए। बस आपको आंसर करेक्ट करना है, लैंग्वेज नहीं देखनी है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स सिलेक्शन, ये मानना है तार्किक चयन सिद्धांत का कि संस्थाओं का प्रभाव व्यक्ति के चयन पर भी पड़ता है। मेन प्रोपाउंडर कौन है रेशनल चॉइस थ्योरी के? मार्कुस ओल्सन, और जिनके अकॉर्डिंग इन्होंने माना है कि जो व्यक्ति है वो विवेकशील प्राणी है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत है कि व्यक्ति को विवेक की जरूरत है, क्योंकि ये रेशनल चॉइस थ्योरी तो मानती है कि व्यक्ति के पास इतना डिक्रीशन होता है और वो अपने लाभ को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए ये संस्थाओं का अध्ययन व्यक्ति के इसी तार्किक चयन के अनुसार करना चाहते हैं, और संस्थाओं का प्रभाव व्यक्ति के चयन पर भी पड़ता है, ये भी मानना रेशनल चॉइस थ्योरी का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक कौन हैं? ए, अर्नेस्ट गैब्लर, बी, एंथनी स्मिथ, सी, गॉटफ्राइड हर्डर, डी, मार्क्यूस गार्वे। ये नेशनलिज्म चैप्टर के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको प्रीवियस ईयर भी कराए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड भी कराए जा रहे हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किया करिए, जरूर से जरूर अटेम्प्ट किया करिए हर क्वेश्चन। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। गॉटफ्राइड हर्डर फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म माने जाते हैं, जिसमें कि राष्ट्र का जो विचार है वह सांस्कृतिक विरासत और भाषा में भी विद्यमान होता है। ये कल्चरल नेशनलिज्म का मानना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डुवर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन। डुवर्जर की पार्टी प्रणाली का वर्गीकरण राजनीतिक दलों के अनुभव से लिया गया है। कहाँ की आपको बताना है? ए, वेस्टर्न यूरोप के, पश्चिमी यूरोप, बी, ऑल द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी लोकतंत्र से, सी, पार्टी सिस्टम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों में पार्टी प्रणाली, डी, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, कम्युनिस्ट दुनिया में राजनीतिक पार्टी प्रणाली। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, या फिर मैम मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, प्रॉपर जीआरएफ निकालना है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्वेश्चंस ऐसे वीडियो में पढ़ पाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी क्वेश्चन दूँ जिनको ज़रूरत है। तो नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करिए उस नंबर पर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक दलों के अनुभव से ही डुवर्जर की पार्टी प्रणाली का वर्गीकरण हुआ है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट। डुवर्जर ने 4 टाइप्स में पार्टीज को बांटा है। कौन कौन सी हैं वो 4 पार्टी? देखिए, एक है कॉक्स दल, कॉक्स पार्टी, दूसरी है शाखा दल, ब्रांच पार्टी, तीसरी है प्रकोष्ठ दल, सेल पार्टी, और चौथी है नागरिक दल, मिलिट्रिया पार्टी। कॉक्स दल में क्या आता है? ये विशिष्ट लोगों का दल है जिसमें कि लोग केवल इलेक्शंस के टाइम में ही एक्टिव रहते हैं, बाकी टाइम नहीं। और शाखा दल है जिसमें कि लोग ऑलवेज एक्टिव रहती है पार्टी। और सेल पार्टी है जिसमें कि फंक्शनल है, ये जीतने के साथ साथ काम भी करती है।
और चौथी है नागरिक दल, मिलिट्रिया पार्टी, जिसमें कि मिलिट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत डिसिप्लिन है और पावर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ये डुवर्जर का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, एक बार आप खुद से भी इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। भारतीय राजनीति को बिखराव की राजनीति के रूप में किसने वर्णित किया? मायरोन वेनर ने, पॉल आर ब्रास ने, अतुल कोहली ने या मॉरिस जॉन्स ने? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मायरोन वेनर ने भारतीय राजनीति को बिखराव की राजनीति के रूप में डिस्क्राइब किया है। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? लूसियन पाई है, मॉडर्नेशन थ्योरी से क्या कनेक्टेड है? आधुनिकीकरण सिद्धांत से। वालरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से क्या कनेक्ट है? विश्व प्रणाली सिद्धांत से। थ्रेडा स्कोपल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नई संस्थावाद से कनेक्ट है, या फिर कार्ल ड्यूच कम्युनिकेशन थ्योरी संचार सिद्धांत से कनेक्ट है। आपको बताना है इनमें से कोई एक गलत है। जब आपको सारे सही पता होंगे तभी आप एक गलत जान पाएंगे कि हाँ ये गलत मैच है, कोई और थिंकर इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लूसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से कनेक्ट नहीं है, आधुनिकीकरण सिद्धांत से ये नहीं रिलेटेड है। बाकी वालरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से कनेक्ट है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से, थ्रेडा कनेक्ट है और कार्ल ड्यूच कम्युनिकेशन थ्योरी से कनेक्ट है, ये सबको पता होगा। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से कनेक्ट कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका। देखिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मार्क्स के आइडिया से ली गई है और इसे डेवलप किया है टालकोट पार्सन्स ने, जिसमें कि बात की गई है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसे एक बार वेस्टर्न मॉडल को देखना चाहिए मॉडर्निटी के लिए, और वही पैटर्न उनको भी फॉलो करना चाहिए जिससे कि उनका प्रोग्रेस हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट developing society in order to reach the goals of development would have to pass through the stage of political unification, industrialization, national welfare and abundance। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण के चरण से गुजरना होगा? ए रूस्टो ने, बी ओर्गान्स्की ने, सी लूसियन पाई ने या डेविड एप्टर ने? इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वैसे है बहुत अच्छा, इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। अब आप बताइए कि ये किसका स्टेटमेंट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओर्गान्स्की का ये स्टेटमेंट है और प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज सलाद बाउल। सलाद बाउल क्या है आपको बताना है। ए वेयर द वेरिएशंस एंड, जहां विविधताएं समाप्त हो जाती हैं। बी वेयर देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी, जहां केवल एक पहचान रहती है। या सी वेयर वेरिएशंस लिव, जहां विविधताएं अपना अस्तित्व बनाकर रखती हैं। डी देयर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, आम जनता की सक्रिय सहभागिता नहीं होती क्या सैलड बाउल में? आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेयर वेरिएशंस लिव, जहां विविधताएं अपना अस्तित्व बनाकर रहती हैं उसे कहते हैं सलाद बाउल सिस्टम। जैसे कि इंडिया, बहुत सारे यहाँ पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे जितने भी यहाँ पर वेरिएशंस हैं उनका एक अपना अस्तित्व है। और सलाद बाउल के अगर आप अपोजिट जाइए तो एक मेल्टिंग पॉट है,
जहाँ पर विविधताएं समाप्त हो जाती हैं, केवल एक पहचान रह जाती है, सिर्फ एक आइडेंटिटी रह जाती है। जबकि सैलड बाउल में वो मेंटेन कर लेती हैं अपनी सेपरेट आइडेंटिटीज को, इवन इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, इन व्हाट पार्ट डिड जीन ब्लॉन्डल क्लासिफाई द प्रेशर ग्रुप? जीन ब्लॉन्डल ने दबाव समूह का वर्गीकरण कितने भाग में किया? A 2 पार्ट में, B 4 पार्ट में, C 5 पार्ट में या D 6 पार्ट में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कितने पार्ट में जीन ब्लॉन्डल ने प्रेशर ग्रुप को क्लासिफाई किया है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 पार्ट में जीन ब्लॉन्डल ने प्रेशर ग्रुप को क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हैं वो? देखिए, सांप्रदायिक दबाव समूह हैं, प्रथागत हैं, संघात्मक हैं, संरचनात्मक हैं, उत्थानात्मक प्रेशर ग्रुप हैं। कम्युनल प्रेशर ग्रुप, कस्टमरी प्रेशर ग्रुप, फेडरल प्रेशर ग्रुप, प्रोटेक्टिव प्रेशर ग्रुप और लिफ्टिंग प्रेशर ग्रुप। इस तरह के 5 पार्ट में प्रेशर ग्रुप को जीन ब्लॉन्डल ने डिवाइड किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, वेयर इज द 2 पार्टी सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से 2 पार्टी प्रणाली कहां पर है? आपको बताना है। नॉर्वे में है, श्रीलंका में है, स्पेन में या फिर बेल्जियम? इसका सही आंसर क्या होगा? पार्टी सिस्टम, देखिए इस पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। हर कंट्री में देखिए कि किस कंट्री में किस तरह का पार्टी सिस्टम है। 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इस तरह एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में 2 पार्टी सिस्टम है। कौन कौन सी है? एक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी है और एक यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी है। और बाकी देखिए, नॉर्वे है, स्पेन है, बेल्जियम है, इटली, फ्रांस, इन सब जगह बहुदलीय पार्टी सिस्टम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द पावर इज बेस्ड ऑन द नॉन जीरो गेम? किसके अनुसार शक्ति नॉन जीरो गेम पर आधारित होती है? नॉन जीरो सम गेम है, सम यहाँ पर मिसिंग है। बताइए कि मोनार्किज्म के अनुसार, अद्वैतवाद या प्लुरलिज्म बहुलवाद या पावर एलाइट सत्ता कुलीन या फिर सोशलिज्म समाजवाद के अनुसार जो शक्ति है वो नॉन जीरो सम पर बेस्ड होती है। नॉन जीरो सम गेम IR में भी आता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुलवादियों के अनुसार जो शक्ति है, पावर है, इसका वितरण विभिन्न समूहों में होता है और नॉन जीरो सम गेम पर बेस्ड होती है पावर, जिसमें क्या है कि सोसाइटी में एक ग्रुप के स्ट्रांग हो जाने से इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो दूसरा ग्रुप सोसाइटी में है वो वीक हो जाए। वो बिल्कुल भी वीक नहीं होता। यही है नॉन जीरो सम गेम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है कि इनमें से एक गलत मैच है। कौन सा गलत है? वो जो गलत है आप बताइए। पैरेटो है, द कंसेप्ट ऑफ रेसिड्यूज, अवशेषों की अवधारणा, बी मिचल्स, द कंसेप्ट ऑफ मास माइंड, मिल्स, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला, डी गैसेट, द थियरी ऑफ मासेस, जनता का सिद्धांत। एक गलत है, इसका कंसेप्ट इनमें से एक थिंकर ने ये कंसेप्ट नहीं दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिल्स, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला इनका नहीं है। कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला गैटानो मॉस्का का है। बाकी गैसेट का थियरी ऑफ मासेस है, मिचल्स कंसेप्ट ऑफ मास माइंड है और पैरेटो का द कंसेप्ट ऑफ रेसिड्यूज है। 15th क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्टेड दी। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण आपको बताना है कि नेग्लेक्ट कर दिया है। ए, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट को, सरकारों के अध्ययन को, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का विवरण को, या फिर
कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधानों की तुलना, या एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, अनुभाविक जांच को। ट्रेडिशनल अप्रोच पर मैंने प्रीवियसली क्वेश्चंस कराए हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, बाकी सरकारों का अध्ययन है इसमें संस्थाओं के वितरण का भी अध्ययन है, विवरण का, और संविधानों की तुलना का भी अध्ययन ट्रेडिशनल अप्रोच करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर इन द प्रेसिडेंट। अमेरिकी संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्ति निहित है? ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3, डी आर्टिकल 4। अब यूएस के लिए पूछ रहा है, वहां के संविधान में बताना है कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर का जिक्र किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 2 में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 में एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की बताई गई है और प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी आर्टिकल में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, द सोशियोलॉजिस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड गैब्रियल आलमंड इन हिज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वर। समाजशास्त्र जिन्होंने अपने संरचनात्मक कार्यात्मकता में गैब्रियल आलमंड को प्रभावित किया। मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, डेविड ट्रूमैन, या फिर कार्ल ड्यूच। अच्छे से आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए और बताइए कि गैब्रियल आलमंड को किन्होंने प्रभावित किया। सही आंसर से क्या होगा? ए है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट एंड सेकेंड, सी फर्स्ट एंड थर्ड, या डी सेकेंड एंड थर्ड। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड। मैक्स वेबर और टालकोट पार्सन्स ने प्रभावित किया, और जो इनका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है, ये एक मॉडल है जो कि डेवलपिंग नेशंस पर बेस्ड था और समाजवादी देशों पर बेस्ड था। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है व्यापकता और अंत निर्भरता। ये इस अप्रोच की विशेषता है। इसे एक बार डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे, और कहीं पर कोई आपको डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस जरूर लगाइए। मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सारे क्वेश्चन लगाइए। 1 सीरीज से स्टार्ट किया करिए, लास्ट तक लगाया करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।